तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है, लेकिन क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में नहीं, बल्कि आज संडे है और जैसा कि आपसे वादा था, अब हर संडे को मैं क्राइम की वैसी कहानी आपके सामने रखूंगा जो अपने ज़माने में सुर्खियां बनी, लेकिन फिर बाद में वक्त की धूल उस पर चढ़ गई, सभी भूल गए उस केस को। फिर क्या हुआ किसी ने पलट कर नहीं देखा, और उसके लिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों के साथ साथ हम जैसे क्राइम रिपोर्टर भी जिम्मेदार हैं, जो जब नई खबरें आती हैं तो फिर पुरानी खबरों को भूल जाते हैं। एक बार हेडलाइन उतर गया तो फिर हमारे जहन से भी वो खबरें उतर जाती हैं, जबकि ऐसी खबरों पे आगे क्या होता है, पुलिस सिस्टम, सरकार, पॉलिटिक्स, इंसाफ, नाइंसाफ़ी, कहाँ तक वो मामला पहुँचता है, उसकी भी खबर रखनी चाहिए। इसी सोच के साथ अब हर संडे फॉलो अप के नाम से आपके सामने वो कहानी रखूँगा जो अपने ज़माने की तो सुर्खियाँ थीं, लेकिन आज कहाँ किस मोड़ पर खड़ी हैं आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे केस हैं जो अपने ज़माने में हर तरफ जिसकी बातें होती थी, चर्चा होती थी, लोग गुस्से में भी थे, सरकार, सिस्टम, पुलिस को गालियाँ देते थे, लेकिन फिर धीरे 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 सब कुछ भूल गए। तो इस फॉलो अप की शुरुआत, इसमें अब हर हफ्ते मैं आपके सामने वो कहानियाँ रखूँगा जो अपने ज़माने की सुर्खियाँ थीं, लेकिन फिर आज उसका अंजाम हमें नहीं मालूम। तो उन तमाम चीज़ों को, उन गड़े मुर्दों को, उन गड़ी कहानियों को फिर से उखाड़ेंगे और आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आज वो केस किस मोड़ पर खड़ा है। तो इसकी शुरुआत, बहुत सारी कहानियाँ थी मेरे पास जिसको फॉलो अप जो डिज़र्व करता है, लेकिन आज जिस कहानी के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ ये मेरे दिल के बेहद करीब इसलिए है कि मैं इस परिवार के बहुत करीब बहुत वक्त तक रहा। इसलिए नहीं कि मैं उस परिवार को जानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इस एक स्टोरी की वजह से, ख़ास तौर पर इस परिवार के एक बेटे से बार बार मिला। वो कई बार दफ्तर आए, कई बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारी स्टोरी को चला दीजिए, हमें इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी, अदालत तक बात पहुँचेगी। तो उनसे बार बार की मुलाकात इस स्टोरी के लिए, और फिर उनकी जद्दोजहद, एक जंग, कैसे कानून और अदालत के चक्कर में एक इंसान की पूरी ज़िंदगी अजाब बन जाती है, सब कुछ बिखर जाता है, घर बिक जाते हैं, नौकरी चली जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, खुशियाँ दूर हो जाती हैं। ये उस एक कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें ये सारी चीज़ें हैं। जब पुलिस सिस्टम, सरकार, पॉलिटिक्स, सीबीआई, इन सारे का कॉकटेल हो, घालमेल हो, तो कैसे किसी एक कहानी को मार दिया जाता है, कैसे इंसाफ नाइंसाफ़ी का चोला पहनकर बरसों यूं ही खड़ा होता है और कानून कुछ नहीं कर पाता है। आज की है ये कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 साल पहले, 1994, 15 मार्च तारीख थी। लुधियाना में एक परिवार रहा करता था, एक बेहद खुशहाल परिवार। परिवार में 2 बेटे थे, माँ। कुछ दिन पहले ही पिता का साया सर से उठ चुका था। आशीष कुमार और विनोद कुमार ये 2 भाई थे और इनकी माँ थी साथ में। फाइनेंस कंपनी थी इनकी अपनी और अच्छा खासा कारोबार। लेकिन इसी शहर में अचानक एक रोज़ एक एसएसपी आता है। उस एसएसपी की जब यहाँ पर पोस्टिंग हुई तो इस पूरे कुमार परिवार की ज़िंदगी ही बदल गई। हुआ ये कि आशीष कुमार के बड़े भाई विनोद कुमार उस फाइनेंस कंपनी को चलाते थे। आशीष छोटे थे तब, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने फाइनेंस किया। उसी में से एक सैनी मोटर्स के नाम से उस वक्त लुधियाना में बहुत मशहूर गाड़ियों का कारोबार करने वाले सैनी मोटर्स, और उस सैनी मोटर्स को चलाने वाली उस वक्त एक लेडी थी। परिवार में और भी लोग थे और उनका कुमार परिवार से बेहद करीबी रिश्ता, क्योंकि कारोबारी रिश्ता भी था। तभी अचानक सुमेत सिंह सैनी नाम के एक आईपीएस अफसर, एसएसपी, लुधियाना में बतौर एसएसपी यानी कि कप्तान तैनाती होती है। अब यहाँ कहानी ये थी कि जो सैनी मोटर्स की मालकिन थी, उनके साथ सुमेत सिंह सैनी का पारिवारिक झगड़ा था। सैनी मोटर्स की मालकिन की शादी जिनसे हुई थी, उनके एक भाई से जो शादी हुई थी वो सुमेत सिंह सैनी यानी आईपीएस की सिस्टर की हुई थी। बाद में
आपसी झगड़ा और बाकी चीज़ें हुई पति पत्नी में और मामला तलाक तक पहुंचा और सुमेध सिंह सैनी की बहन का तलाक हो गया। इस तलाक के लिए सुमेध सिंह सैनी हमेशा सैनी मोटर्स की मालकिन, उनके पति के भाई, उनके पूरे परिवार को जिम्मेदार मानते थे और इत्तेफाक से इस परिवार के साथ जिन लोगों की भी करीबी और दोस्ती थी उन सब से सुमेध सिंह सैनी उन सबको अपना दुश्मन मानते थे और उनमें एक थे विनोद कुमार, आशीष कुमार के भाई। तो जब वो कप्तान बनकर एसएसपी बनकर इस शहर में आए तो उन्होंने बदला लेना शुरू किया, फर्जी मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। कुछ मुकदमे उन्होंने विनोद कुमार के खिलाफ भी डाल दिए और ये मुकदमे जब चले तो फिर ये लोग भी अदालत पहुँचे तो मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में मामला था, सैनी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, बट अदालत में तारीखें पड़ती थी। 15 मार्च 1994 की बात है, ऐसे ही एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में तारीख पड़ी। उस दिन विनोद कुमार को वहाँ पेश होना था। विनोद कुमार सुबह घर से निकले। कुछ दिन पहले चूँकि उनके पिता की डेथ हुई थी तो रात को उनको आना था, क्योंकि मौत के बाद की कुछ रस्में थे जो उनको बड़े भाई होने के नाते पूरा करना था। तो 15 मार्च 1994 की सुबह विनोद कुमार अपने ड्राइवर मुख्तार सिंह के साथ गाड़ी में बैठकर लुधियाना से चंडीगढ़ पहुंचते हैं पंजाब एंड हाई कोर्ट में पेशी के लिए। पेशी हो चुकी थी, शाम हो गई, अब उन्हें वापस लुधियाना पहुंचना था। वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर मुख्तार सिंह गाड़ी चलाता है, लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के बाहर निकलते उससे पहले एक पुलिस अफसर उनके करीब आता और कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे भी लुधियाना चलना है, तो आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो। वो कहते हैं ठीक है। विनोद कुमार बिठा लेते हैं। देखते हैं कि 2-4 पुलिस वाले एक दूसरी गाड़ी में उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। शाम के करीब 4:30 बजे का ये वक्त था, 15 मार्च 1994। कोर्ट से ये गाड़ी निकली। आज 30 साल बाद भी ये गाड़ी या विनोद कुमार या मुख्तार सिंह अपने घर नहीं पहुँचे। आज 30 सालों में ये पता नहीं कि कोर्ट से बाहर निकलने के बाद विनोद कुमार का क्या हुआ, उनके ड्राइवर मुख्तार सिंह का क्या हुआ। तो गाड़ी निकली, ये लोग पहुँचे नहीं। शाम से रात हो गई। इधर आशीष कुमार, उनकी माँ परेशान, क्योंकि बेटे को अपने पिता की मौत के बाद की ज़रूरी धार्मिक रस्में निभानी थी। तो जब वो नहीं आए तो रात जब हो गई तब विनोद की माँ ने अपने दामाद से कहा, उनके दामाद का नाम अशोक कुमार है, कि आप ज़रा जाकर पता करो कि विनोद वो कहाँ रह गया है, उनका जो बेटा है विनोद कुमार। तो अशोक कुमार अब बहनोई निकलते हैं ढूंढने के लिए अपने साले को, विनोद कुमार को। घर से निकले 15 मार्च की रात, पर ऐसा निकले कि आज 30 साल हो गए, अशोक कुमार कहाँ हैं ये भी नहीं पता। तो 15 मार्च को 2 किस्तों में 3 लोग गायब होते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से 2 लोग, जिनमें विनोद कुमार और उनका ड्राइवर मुख्तार सिंह, और 15 मार्च 1994 की रात विनोद कुमार के घर से निकले उनके बहनोई अशोक कुमार, जो विनोद को ढूंढने ही निकले थे, वो भी गायब। तीनों का कोई पता नहीं। पूरी रात इधर उधर छान मारा, नहीं पता चला। अगले दिन इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दाखिल कर दी। अब इत्तेफाक से उस शहर का कप्तान वही जो इस परिवार का दुश्मन, यानी सुमेध सिंह सैनी, उन्हें मालूम था इंसाफ तो मिलना नहीं है। चूंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही वो गायब हुए, इसलिए परिवार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि आपके आदेश पर हमारा बेटा यहाँ पेशी के लिए आया और आप ही की कोर्ट से वो गायब हो गया। कोर्ट ने भी इस मामले को सीरियसली लिया, फौरन पुलिस से मामला दर्ज करने को कहा और उन्हें ढूंढ कर कोर्ट के सामने पेश करने को कहा। अब मामला दर्ज हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, तीनों लौट नहीं रहे। वो गाड़ी भी गायब है जिस गाड़ी में विनोद कुमार अपने ड्राइवर के साथ बैठे थे। परिवार अब कोर्ट के चक्कर काटता रहा, क्योंकि पुलिस से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुलिस का एसएसपी उनका दुश्मन था। तो जब कोर्ट के चक्कर काटते काटते पंजाब पुलिस से भी जांच कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पंजाब पुलिस का ही एक बंदा उनका दुश्मन। तो उन्होंने सीबीआई जांच की अपील की और आखिरकार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को हुक्म दिया कि आप इन 3 लोगों की गुमशुदगी की जांच कीजिए और पता कीजिए ये लोग कहाँ हैं। अब मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई ने जांच की। इसके बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी।
एक ऐसा रिपोर्ट जिसे सुनकर उस वक्त हर अखबार हेडलाइन से भरा हुआ था। एक ऐसी रिपोर्ट कि अगर किसी आम आदमी के खिलाफ होता तो मुझे लगता आज भी वो जेल के अंदर एड़ियां रगड़ रहा होता। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि ये जो 3 लोग गायब हुए हैं, विनोद कुमार, उनका ड्राइवर मुख्तार सिंह और अशोक कुमार, इन तीनों की गुमशुदगी के पीछे पंजाब पुलिस का हाथ है। ये गुम नहीं हुए, इन तीनों को किडनैप किया गया है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि तीनों किडनैप हुए, गुम हुए, लेकिन इनके अब जिंदा होने के कोई सबूत नहीं है, यानी ये तीनों मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और आखिर में सीबीआई लिखती है कि इन तीनों की इस गुमशुदगी, इन तीनों के जिंदा न होने, इन तीनों की मौत के लिए 4 पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। चारों के सीबीआई जांच ने अपनी रिपोर्ट में नाम लिखे। पहला नाम था लुधियाना के एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुमेध सिंह सैनी का। दूसरा नाम था उसी लुधियाना के एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो सुमेध सिंह सैनी के अंडर में थे, सुख मोहिंदर संधू का। तीसरा नाम था उसी लुधियाना के एक इंस्पेक्टर, बलबीर चंद तिवारी का। और चौथा नाम था उसी लुधियाना के एक और पुलिस इंस्पेक्टर, परमजीत सिंह का। यानी कि एक एसएसपी, एक एसपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर, इन 4 पुलिस वालों को सीबीआई ने विनोद कुमार, उनके जीजा अशोक कुमार और उनके ड्राइवर मुख्तार सिंह की गुमशुदगी और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार माना, उनकी किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार माना और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अब कायदे से इस रिपोर्ट के बाद चारों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोर्ट में पेश करने के बाद अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट अदालत में पेश करनी चाहिए, लेकिन तब पंजाब में बादल सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल की अकाली सरकार, और सुमेध सिंह सैनी प्रकाश सिंह बादल या अकाली सरकार के ब्लू आइड बॉय। सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने से मना करती। सीबीआई अपनी जांच मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। वक्त बीतता रहा। चार पुलिस वाले, 3 लोगों की मौत, किडनैपिंग, कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। परिवार वाले लगातार कोर्ट का रुख करते रहे, भागते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि हमारे लोगों को अब ढूंढ नहीं सकते तो उनके गुनहगारों को सजा तो दे दो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। न सैनी को गिरफ्तार किया गया और न ही इस मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। कुछ वक्त और बीता। आखिरकार कोर्ट को आदेश देना पड़ा। जब बहुत मीडिया में खबरें आई और बार बार सरकार ने जब चार्जशीट पर रोक लगा दी थी दाखिल करने से, पंजाब सरकार ने, तब फिर बीच में अदालत आती है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये हुक्म देती है कि सीबीआई की इस रिपोर्ट को चार्जशीट के तौर पर अदालत में दाखिल कर उन 4 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। अब मजबूरन चूंकि अदालत का हुक्म था, चार्जशीट दाखिल कर दी गई। लेकिन अब यहाँ परिवार को ये डर था कि पंजाब पुलिस के ये 4 लोग, पंजाब पुलिस खुद, पंजाब सरकार भी सपोर्ट में, तो यहाँ कौन सी जांच होगी, कौन सा इंसाफ मिलेगा। उन्होंने एक और अर्जी डाली। उन्होंने कहा कि पंजाब से हमें उम्मीद मिलने, न्याय की उम्मीद नहीं है, इंसाफ यहाँ ठीक से नहीं होगा, जांच ठीक से नहीं होगी, इसलिए इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कोर्ट ने इस बात को भी मान लिया। उसके बाद ये मुकदमा लुधियाना से हटाकर दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में सौंपने का फैसला किया गया। कहा गया कि अब मुकदमे की कार्रवाई दिल्ली की 30 हज़ारी अदालत में होगी। कम से कम दिल्ली से इंसाफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली में सरकार भी अलग थी। 2006 में 94 का केस है, याद रखिएगा। 6 साल उधर और 6 साल इधर, 12 साल। 2006 में ये चार्जशीट दाखिल हुई पहली बार, 12 लंबे साल के बाद। आप अंदाज़ा लगाइए इसी से। लेकिन चार्जशीट दाखिल हो गई। अब यहाँ से खेल अदालत में शुरू होता है। चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन मुकदमे की तारीख ही नहीं पड़ रही है। जज बदल रहे हैं, जज नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, मुकदमे की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो रही। परिवार परेशान। परिवार इसके बाद फिर अदालत पहुंचता है और अदालत जाकर कहता है कि 12 साल बाद तो चार्जशीट दाखिल हुई,
मुकदमा अदालत में पहुंच चुका है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई नहीं शुरू हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में परिवार ने अर्जी लगा दी 2010 में। 2006 में 30,000 में मामला आया, 4 साल बीत गए, कोई फायदा नहीं, मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। अब 2010 आ गया, 10 में परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी कि हम तो इंसाफ मांगते मांगते थक गए। 12 साल बाद तो चार्जशीट दाखिल हुई, पर तारीख ही नहीं पड़ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा 2010 में एक ऑर्डर पास किया और दिल्ली की 30,000 कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे, यानी रोज़ाना इस केस की सुनवाई होगी ताकि इस मुकदमे का निपटारा जल्दी हो सके। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। अब मजाक देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया, 30,000 की उस कोर्ट पर कोई असर नहीं, मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई। 2015 आ गया, नहीं शुरू हुई। फिर परिवार भाग रहा है। फिर 2015 में जाकर निचली अदालत को होश आया, उन्होंने कहा चलो यार अब तो मुकदमे की सुनवाई शुरू करते हैं। 2015 में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। आज 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं, 9 साल बीत चुके हैं। अभी निचली अदालत में पूरी गवाही भी नहीं हुई, पूरी बहस भी नहीं हुई, और 30 साल हो चुके हैं। क्या होगा आगे पता ही नहीं। अब इन मुकदमे, अदालत, चार्जशीट के बीच में एक पैरेलल दूसरी कहानी चल रही है। कहानी क्या? एक सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट और चार्जशीट में पंजाब के 4 पुलिस वालों को दोषी और कातिल ठहराती है। उधर पंजाब सरकार उन्हीं कातिलों, उन्हीं दोषियों को इनाम दे रही है। इनमें से हर पुलिस वाला प्रमोशन पाता जाता है। सुमेध सिंह सैनी जो एसएसपी थे, बाद में धीरे धीरे तरक्की करते गए। तरक्की करते करते आखिरकार 2012 में, जब बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, फिर 2012 में जैसी अकाली सरकार आई, प्रकाश सिंह बादल और उनके ब्लू आइड बॉय, तो जैसी अकाली की सत्ता में वापसी हुई 2012 में, अकाली सरकार ने सुमेध सिंह सैनी को, जो 3 लोगों के कत्ल के आरोपी थे, सीधे पंजाब का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिदेशक, यानी पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा बॉस, वो बना दिया। मतलब जिस शख्स को सीबीआई की जांच और चार्जशीट के बाद कायदे से जेल में होना चाहिए, वो शख्स अब पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा था, उसका बॉस था। 2012 में बना दिया। इधर इंसाफ का इंतज़ार परिवार कर रहा है। परिवार इंतज़ार करते करते, और ख़ासतौर पर परिवार की इस बुज़ुर्ग माँ जो 1994 से अपने बच्चे को ढूंढ रही है, अपने दामाद को ढूंढ रही है, अपने ड्राइवर को ढूंढ रही है, किसी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 90 साल से ऊपर की उम्र में सिर्फ एक आस में वो जीती रही कि वो अपने बेटे के कातिलों को सज़ा मिलते हुए देखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2017 में माँ की भी मौत हो गई, बिना इंसाफ देखे हुए। अब परिवार में बचा एक आशीष, उनका दूसरा बेटा। लुधियाना में रहना मुश्किल था क्योंकि पंजाब में सुमेध सिंह सैनी थे, धमकियां लगातार मिल रही थी। लुधियाना छोड़ा, घर बेचा, कारोबार छोड़ा, दिल्ली में मुकदमा चूँकि शिफ्ट हो गया था 30,000 में, दिल्ली आए, किराए के घर पे रहे। जितनी जमा पूंजी थी, अदालत के चक्कर, इंसाफ की उम्मीद में 30,000 से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं अदालतों के चक्कर काटते काटते सारी जमा पूंजी खत्म। एक करोड़पति शख्स सिर्फ अपने भाई और अपने जीजा को इंसाफ दिलाने के लिए 30 साल तक लड़ता रहा, आज भी लड़ रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला और उसने अपना सब कुछ खो दिया। कायदे से उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। बट बचा है तो सिर्फ एक, वो ये चाहता है कि कम से कम उसके जीते जी उसे इंसाफ मिले और सुमेध सिंह सैनी और उसके बाकी जो 3 लोग हैं उसे सजा मिले। 30 साल तो हो गए
2006 से दिल्ली की 30,000 अदालत में मामला है, तो 6 से अगर जोड़ें तो 18 साल तो लोअर कोर्ट में ही हो गया। अभी लोअर कोर्ट से फैसला नहीं आया, लोअर कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फैसला आएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उन तमाम सालों को आप जोड़ते जाइए, कब खत्म होगा? कब इस कहानी को हम फॉलो अप की कैटेगरी से बाहर निकालेंगे कि नहीं ये अपने अंजाम तक पहुंच चुका है? ऊपर से और सुनिए, चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने कहा कि इन चारों लोगों की किडनैपिंग से लेकर जिंदा न होने, मौत का जिम्मेदार ये शख्स है सुमित सिंह सैनी। इतने तमाम संगीन इल्ज़ामों के बावजूद 1994 से 2024 तक एक बार एक दिन के लिए भी सुमित सिंह सैनी जेल नहीं गए, बल्कि 2017 में डीजीपी के पद से रिटायर, मतलब डीजी के पद से तो पहले ही हो गए थे, सर्विस से अब रिटायर हो गए क्योंकि उनकी उम्र हो गई, तो अब वो सर्विस में भी नहीं है। और जून 2018 में रिटायर हुए, जून 2018 में सैनी जून 2018 में रिटायर हुए। 15 से एक मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई है, बेल आउट है क्योंकि जेल गए नहीं, कभी एंटीसिपेटरी बेल, कभी अग्रिम बेल लेते रहे, नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पर इस कहानी का एक छोटा सा दूसरा भी फॉलो अप पहलू है। वो पहलू ये है कि यही एक मामला नहीं है सुमित सिंह सैनी के खिलाफ। सुमित सिंह सैनी के खिलाफ एक और संगीन मामला है और आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ, और इसको भी करीब 30 साल हो गए। एक आईएएस अफसर के बेटे थे पंजाब में, उनका नाम है बलवंत सिंह मुल्तानी। बलवंत सिंह मुल्तानी, जब पंजाब में आतंकवाद था तो सुमित सिंह कहते हैं कि जो सैनी की गाड़ी पर कुछ अटैक हुआ था, उस अटैक में कुछ लोगों के नाम लिखे गए, उनमें बलवंत सिंह मुल्तानी का भी नाम डाल दिया गया। बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे विनोद कुमार को कोर्ट से उठाया गया था। आज तक बलवंत सिंह मुल्तानी का पता नहीं है कि वो कहाँ है। सेम विनोद कुमार, ड्राइवर मुख्तार सिंह और अशोक कुमार की तरह या आईएएस अफसर के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी का कोई सुराग नहीं है। और इस केस में भी यही थे मिस्टर सुमित सिंह सैनी। इस केस को लेकर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ, लेकिन ये फिर कभी किसी कोर्ट से कभी किसी कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लेते थे। लास्ट बेल इनको इसी केस में 2023 में मिला है। एक दो और भी केस है जिसमें 2023 दिसंबर में ये बेल लेकर बैठे हुए। लेकिन कमाल ये है कि इतने सीरियस क्राइम और उसके बावजूद भी पिछले 30 साल में ये शख्स एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, खुद ही सोचकर बताइएगा, 3 लोगों की गुमशुदगी, 3 लोगों की मौत, 3 लोगों की किडनैपिंग, सीबीआई की जांच, सीबीआई की चार्जशीट और फिर चार्जशीट का कोर्ट में दाखिल होना, मुकदमे की शुरुआत। अगर ये बड़े लोगों को हटा दें, ये कोई आम इंसान होता, आम हिंदुस्तानी होता, तो क्या सच में वो 30 साल तक बाहर होता? मतलब एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाता, एक दिन के लिए भी पुलिस रिमांड में भी नहीं जाता। ऐसा होता क्या? सोचिएगा ज़रूर। तो फॉलो अप में आज इतना ही, लेकिन कोशिश करूँगा हर संडे इसी तरह की कहानियाँ जो आज भी अपने अंजाम को रो रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं, आप तक रखूं। और इसके ज़रिए कम से कम मुझे भी ये होगा कि हाँ, मैं थोड़ा सा, जो हम क्राइम रिपोर्टर की आदत है, फॉलो अप की तरफ कम ध्यान देते हैं, उससे शायद मुझे भी एक नई चीज़ मिलेगी सीखने को भी, और उन गड़े मुर्दों या गड़ी कहानियों को उखाड़ने को भी कि इस वक्त वो किस मकाम पर है। तो फॉलो अप में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को ठीक रात 9 बजे। और इस पहली कोशिश फॉलो अप पे जो भी आप लोगों की राय है, क्योंकि आप सब हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, आपकी राय मेरे लिए इसलिए कीमती रहती कि आप लोग दिल से देते हैं, अच्छाई भी, बुराई भी, शिकायत भी, शिकवा भी, तारीफ भी। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उन राय जो आप देते हैं उससे हौसला बढ़ता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।